बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज होती रही हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है। खास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद इसराइल से राब्ता किया था और उसके बाद वो मिडिल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने जाती हैसियत में फौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा खत्म करने का या नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से राब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो खत्म कर रहे हैं और जहाजों को वो आबने हुर्मुज़ से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाजों की कि वो आबने हुर्मुज़ से गुजर के निकल जाए। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से भाग रहे, यानी आबने हुर्मुज़ को जबरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत-ए-हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मुज़ में मौजूद कई जहाजों पर खुराक और जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का खतरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज आ जाती बहुत सारे जहाजों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर ये पेशरफ्त ऐसे वक्त पे सामने आई है जब आबने हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मुज़ को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है, 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामला कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाजों को यहां से निकालूंगा। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहाँ पे आबने हुर्मुज़ में करने जा रहा है। वहां पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था और यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये मामला उसी तरफ जा रहा है। वहां गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहाँ पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज के ऊपर ये दावा किया गया था कुछ छोटे जहाजों ने अटैक किया है और उसके बाद उन जहाजों को डबो दिया गया था फजाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज्यादा हो गया, देखिए उसको जॉनसन को तो फायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की जरूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत जहाजों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए कि जनाब ये किस किस्म की जंग आपने छेड़ दी है। रोजाना की बुनियाद पे हमारे लड़के वहां से उनकी लाशें वापस अमेरिका में आ रही हैं,
ये लड़ाई किसी काम की नहीं है और बहुत प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हुए थे, जिनमें से बताया जाता है कि ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद में माजूर हो गए थे, जो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए थे। तो वियतनाम की जो लड़ाई थी वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब थी। उस वक्त $150 अरब अमेरिका के लग गए थे। आज के दौर में अगर आप इस रकम को देखें तो ये $800 अरब बनते हैं। बहुत बड़ी रकम अमेरिका की जंग पे लग गई थी। तब हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, ना ही इतने खौफनाक हथियार होते थे, लेकिन जो हथियार उस वक्त अवेलेबल थे उसमें सदर जॉनसन की फैमिली ने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत गए और फिर उन्होंने इस जंग को टूल दे दी। बहरहाल बड़ा लंबा अरसा लगा इस जंग से अमेरिका को निकलने में, वापस आने में। तो ये जो गल्फ और टोनकेन में हुआ था, ये उसी किस्म का आबनाए हुर्मुज़ में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग का एक जवाब बनाया जा रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाजों की हिफाजत के साथ गुजारने का हुक्म दिया है, जिसे बाकायदा नाम दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब वहां से जब अमेरिकी जहाज निकलवाएंगे बहरी जहाजों को और जो तजारती जहाज है उनको, तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब लंगरअंदाज जहाजों को फौरी तौर पे ये हुक्म भी दे दिया है कि यहां से हटके दूर चले जाओ। इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया, इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। इमरान खान 1 लाख बंदे से भी बात करता था ना, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, लोग उसकी बात सुनते थे। यहां पे चंद दर्जन लोग हैं वो चुप नहीं हो रहे, उन्हें बताया यार छड्डो बड़ा दफा करो ना, इनका मैंडेट है ना कुछ और है। वो बेचारे किसी की सिफारिश पे आगे, कोई कहां से आगे बैठा हुआ है, किसी का कोई काम फंसा हुआ है, किसी को कहीं टिकट दे के लाए हुए हैं, कोई बेचारा अपनी नौकरी के चक्कर में बैठा हुआ है वहां पे। तो ये सारे लोग वहां पे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। नवंबर करीब आ रहा है और मुल्क भर में तहरीक शुरू हो सकती है कि फील्ड मार्शल अपने घर चले जाएं, बहुत हो गया, उन्होंने मुल्क और कौम को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अब कोई डिजर्विंग और प्रोफेशनल बंदा आए जो फौज को सियासत से दूर लेकर जाए। फील्ड मार्शल खुलकर सियासत कर रहे हैं, ये मईशत में दखलंदाजी दे रहे हैं, सियासत में दखलंदाजी कर रहे हैं, दाखिली और खारजी मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं। लिहाजा ये क्योंकि अपने आइन और अपने हलफ के मुताबिक नहीं चल रहे और इदारे की हजीमत और एक बदनामी का बायस बन रहे हैं, जो इमरान खान साहब बार बार कहते भी है। लिहाजा अब ये ओहदे से हट जाए और कोई दूसरा बंदा आए ताकि इदारा जो है वो बेहतरी से चल सके। अब मुल्क भर में अवाम एहतजाज कर रहे हों कि आसिम मुनीर घर जाए और इदारे को मजीद तबाह ना करें, तो इदारे को मजीद तबाही से बचाया जाए, अवामी नफरत से बचाया जाए। दुनिया भर में यही मुतालबा अगर गूंज रहा हो तो दबाव का लेवल क्या होगा, दबाव बहुत बढ़ सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में इस दबाव से बचने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और अब उनके केसेस भी नहीं चलने दिए जा रहे और साथ ही साथ माफी तलाफी की कोशिश भी की जा रही है। माफी का सादा मतलब यह है कि आप हमें चलने दें, हमें चलने दें। यानी अगर इमरान खान साहब इस बात पे मान जाते हैं कि ठीक है आसिम मुनीर साहब अपना काम करते रहें, तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिर उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब ये खुद कह चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आसिम मुनीर साहब होंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि आसिम लॉ चल रहा है पाकिस्तान में। वो ये भी कह चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब के इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो जो कुछ हो सकता है वो मुल्क के अंदर किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कह चुके हैं कि तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। और अब इस वक्त महीना चल रहा है अगस्त का, बीच में महीने रह गए 2, सितंबर और अक्टूबर, और इनमें अगर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में ये तहरीक बहुत तेजी से बढ़ती है, इमरान खान साहब इसका ऐलान कर देते हैं कि जनाब हम ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ तब्दील किया जाए, फौज बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो रही है, और उसके सबूत में ये सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम भी हैं, उसके सबूत में बहुत सारे टाउटों के बयानात भी हैं जो बार बार कहते हैं टाउटा आके उनके बिहाफ पे आर्मी चीफ के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर आके वो धमकियां लगाते हैं। और इसके अलावा कभी ताजिर, कभी कोई और, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सियासत के अंदर मुदाखलत है जो फौज को नहीं करनी चाहिए। लिहाजा अगर ये तहरीक इस तरह खड़ी होती है तो फिर मुश्किलात बढ़ेगी। अब फैसल वाडा साहब और फवाद चौधरी साहब जो है वो जोर लगा रहे हैं, इन दोनों ने आके टीवी प्रोग्राम में कहा जी कि चलें अब निकले इसमें से, माफी तलाफी करें, मामला खत्म करें। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने माफी नहीं मांगनी, वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि वो माफी मांगे। फैसल वाडा ने एक और स्टेटमेंट दिया, एक तो वो नून लीग को बहुत लताड़ा देते हैं। फैसल वाडा ने कहा जी कि नवाज शरीफ और जरदारी कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, इनको भी रगड़ा लगेगा जो कुछ इन्होंने किया पाकिस्तान की फौज के साथ या ये वो, क्योंकि फैसल वाडा साहब फौज के नुमाइंदे हैं ना, फौजी तो नहीं है लेकिन वो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और वहीं से उनको सेनेटर बनाया गया है। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा पीटीआई की क़यादत इमरान खान को जेल में रखने में कामयाब हो गई, ये इक़्तिदार के मजे लूटते रहेंगे। सवाल मेरा सादा से ये है कि इमरान खान पे जाली केसेस सारे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बनाए? क्या इमरान खान को जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा हुआ है? क्या इमरान खान की लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है?
क्या इमरान खान की बीवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल में रखा हुआ है? भाई ये सारा काम तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिनके बिहाफ पे फैसल वाडा साहब आकर बात करते हैं। तो क्योंकि फैसल वाडा साहब के मालिकान ने, या जिन्हें आप एस्टेब्लिशमेंट कहें पाकिस्तान की, उन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, तो फैसल वाडा साहब उनके बिहाफ के ऊपर यही सारा इल्जाम शिफ्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ भोले भाले लोग हैं, वो उठ के अपनी क़यादत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। देखिए ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग कमजोर फैसले करते हैं, इमरान खान साहब जो कहते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते या नहीं कर पाते या कंप्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि इमरान खान को जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंद किया हुआ है। नहीं, इमरान खान को जेल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया हुआ है, और किसी ने ना बंद किया है, ना किसी और की इमरान खान को ऐसे बंद करने की जरूरत है। फैसल वाडा ने यह भी कहा कि फील्ड मार्शल का किसी के साथ 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ, फील्ड मार्शल तौसीह नहीं ले रहे, तसलसल को तौसीह का नाम नहीं दिया जा सकता। अब इसका मतलब सादा ये है कि तौसीह लेने का मतलब ये होगा कि 5 साल के लिए नई नौकरी शुरू हो जाए 29 नवंबर 2025 से, और फिर 29 नवंबर 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे पर रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब तसलसल का मतलब यह है कि 3 साल जो पिछले गुजर गए वो गुजर गए, यहीं से 2 साल और वो कंटिन्यू कर लें और 29 नवंबर 2027 तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रहे। लेकिन अभी 3 महीने पड़े हैं और ये बहुत टाइम होता है, 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। जनरल बाजवा भी एक्सटेंशन के ख्वाब लेकर बैठे हुए थे, और अगस्त में उनको लगता था कि उनकी एक्सटेंशन को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को रोकना नामुमकिन है। जनरल बाजवा यही समझते थे। लेकिन फिर कहां गए बाजवा साहब? आज कोई उनका नाम भी नहीं लेता। जितनी मर्जी आप बाजवा को, मैं इसलिए बुरा नहीं कहता कि अब वो बेचारे के पल्ले का नहीं है, आज जितनी मर्जी आप बाजवा को गालियां दें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको जवाब ही नहीं देगा, ना कोई उसका केस लड़ने के लिए आएगा, ना बेचारा खुद अपना केस लड़ने के काबिल है, बेड़े ही गर्क हो गया बेचारे का, कोई उसकी कोई चीज उसके पल्ले नहीं छोड़ी। और यही सियासतदानों ने उससे फायदा उठाया, बाद में उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। मरियम नवाज को सुन कोई नहीं रहा, और वहां पे दावे क्या हो रहे हैं? नंबर 1 कि महंगाई 40 से 3% पर आ गई। तो आज जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि 40 रुपए वाली कोई भी चीज 3 रुपए की नहीं हुई। एक धोखा नहीं खाना आपने कि 40% से 3% पर आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज पहले 40 रुपए की मिलती थी अब 3 रुपए की मिलती है, ये नहीं है। वजह यह है कि पहले ये चीज 40% की रफ्तार से बढ़ रही थी इसकी कीमत, और अब इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। अब इसको 40% की रफ्तार से नहीं बढ़ा सकते, अब 3% की रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। कोई एक चीज बता देना, आटे की थैली गुज़िश्ता 20 दिनों के अंदर कोई 150 रुपए बढ़ गई है, ये 20 किलो वाली, ये अभी की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो पुरानी बात नहीं कर रहा। चीनी 200 रुपए किलो के करीब पहुंच गई है, तो महंगाई कम कैसे हो गई? पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई कम कैसे हो गई? बिजली 4 गुना कीमत बढ़ गई, गैस की 8 गुना कीमत बढ़ गई, तो महंगाई कम कैसे हो गई? भाई हुआ यह है, इन्होंने महंगाई को इतनी तेजी से बढ़ाया है, इतनी तेजी, जैसे जूते पॉलिश करते ना तेज, वैसे ही इन्होंने महंगाई को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद अब उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। भाई सबसे ज्यादा महंगा आपने मुल्क कर दिया अपने रीजन के अंदर, अब इससे महंगा आप क्या करेंगे? तो वहां पीक पे पहुंचा के अब हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं। यानी वो जो शरह थी बढ़ने की, एक तो वो भी इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, डाटा गलत देते हैं ये। तो महंगाई बढ़ना कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, वो बढ़ लगातार रही है, महंगाई कम नहीं हुई। ये जो कहते हैं ना 40% से 3%, तो सुनने वालों को लगता है शायद 40 रुपए वाली चीज जो है वो 3 रुपए की होगी। ऐसा नहीं है। ये पहले इन्होंने ये किया कि 150 वाला तेल जो है वो 350 पे पहुंचा दिया, और अब उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। अब वो लंबे लंबे जंप नहीं लगा रहे। तो ये कहते हैं जी महंगाई जो है वो अब हम कम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हम पहले आपकी तलवार से गर्दन काट रहे थे, अब आप आपकी छुरी के साथ गर्दन काट रहे हैं, और तलवार जो फेरी हुई है वो तो फेरी हुई है पहले ही। फिर कह रही है जी नवाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, आपकी बहन भी दिन रात एक किए हुए है। भाई इतनी मेहनत करके भी अगर आपके जूते पूरी तरह नहीं चमका सके तो और आपने क्या करना है? ये जितनी मेहनत की है इस खानदान ने सिर्फ बूट पॉलिश पे की है। हत्ता कि इन्होंने इतने जूते पॉलिश किए कि यौम आजादी वाले दिन भी इन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा नहीं किया, इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। इतने इन्होंने जूते पॉलिश किए। तो मेहनत तो वाकई ये लोग बहुत कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, और हालात इनके इतने पतले हैं कि अब ये अवाम को फेस नहीं कर सकते।